बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, घरों में होंगे और महफूज होंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मेरा नाम सादिया सफ्तर है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग टू लाहौर। मेरा आपके साथ सब्जेक्ट है जी इंक्लूसिव एजुकेशन। हमने जो अकॉर्डिंग टू आउटलाइन हमने जो स्टार्ट किया था उसमें हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी मैं लेक्चर्स जो हैं वो आपके पोर्टल पे अपलोड कर चुकी हूँ और उसकी जो PDF फाइल्स हैं वो भी मैं आपके जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, कि हमारे जो स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। 5.1 है जी डेफिनेशंस ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होता क्या है। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन definition. Effective instruction is the technique to build up a positive relationship between the student and the teacher. जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो अगला बंदा तब तक फॉलो नहीं करता जब तक वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। जब आपकी इंस्ट्रक्शंस आपके स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो उसको फॉलो करने में आसानी होती है। तो अगर हम ये कहें कि इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस एक ऐसी टेक्निक है जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है ना उसकी एक बुनियाद रखती है टीचर और स्टूडेंट में। टीचर की वो कहते हैं ना, टीचर के इशारे अगर स्टूडेंट समझ जाए ना तो टीचर को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कुछ अर्सा जब आप क्लास में रहते हो, कुछ अरसे बाद ये होता है कि स्टूडेंट को पता चल जाता है कि अभी उसकी टीचर को क्या कह रही है, वो क्या कहना चाह रही है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से उसको स्टूडेंट फ़ौरन उसको जो है वो देख लेता है कि भाई टीचर को अभी टीचर का मूड कैसा है, टीचर ने हमें क्या पढ़ाना है, कैसे करना है। अगर मैं ये एक्टिविटी कंप्लीट करूँगा तो क्या टीचर को गुस्सा आएगा, अगर मैं ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करूँगा तो क्या टीचर मेरी इसमें हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये स्टूडेंट जान जाता है। तो ये जो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस है ना ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में एक मजबूत और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। टीचिंग इज़ द बेस्ट इफेक्टिव when certain general principles are followed. However, not all students are alike or not all teaching methods are equally effective. The definition is behavior and practice plural. Effective teachers do not believe one size one approach fit all. देखें जो हम लोग अगर जो अफेक्टिव एक टीचिंग है, हमारा जो स्टाइल है उसमें कभी भी कोई भी ऐसा टीचर जो अफेक्टिव टीचिंग करना चाहता है या जिसकी टीचिंग इतना उसमें इतना वज़न होता है उसकी टीचिंग स्टाइल में कि वो स्टूडेंट जो है उसको फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाए, तो उसके लिए उसको वो टीचर अपनी प्लानिंग, अपने लेसन प्लान, अपना माइंड मैप ऐसा बनाता है कि वो इंडिविजुअली तौर पे अपने स्टूडेंट्स को डील करे। वो ये नहीं कहता कि अगर एक लेक्चर मेथड है उसको मैंने पकड़ा, मैंने लेक्चर देता गया, हुआ क्या जनाब, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया। वो कभी भी ऐसे नहीं चाहता, कभी भी ऐसी जो है ना टीचिंग, वो ऐसी अप्रोच को वो फॉलो नहीं करता जो कि एक पकड़ ली और वो पूरी क्लास पे अप्लाई कर दी। वो हमेशा इंडिविजुअली बच्चों को देखता है, इंडिविजुअली उनकी नीड्स को देखता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना मेथड जो है अपना वो प्लान करता है। The definition is all students, effective teachers do not believe their effective teaching skills are limited because of students' social class, academic ability, gender, or race. The definition focuses on students' learning. Effectiveness is not defined by how hard the teacher tries or how friendly the teacher is, but rather on how
well the students achieve. Effective instructions, also be called best practice, may be most simply defined as teacher behavior and practice which enhance the learning of all students. The identification and implementation of evidence based practice that promote high rates of achievement for all students. टीचर का रवैया, टीचर की प्रैक्टिस, टीचर के जो उसका टीचिंग स्टाइल, वो सारी चीज़ें मिल के हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती है. अगर हम स्टूडेंट को अगर बीइंग अ टीचर हम स्टूडेंट्स को उनके उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको टीचिंग मेथड प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनको वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो प्लान नहीं बना रहे, इंडिविजुअली की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारी जो टीचिंग है वो हमारे जो कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी. हम एक मेथड को लेके पूरी क्लास पे अगर थोप देंगे तो वो कभी भी पूरी क्लास के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा. हो सकता है कि उसमें से एक दो बच्चे उस मेथड को जो है वो कैरी कर लें, या उस मेथड को वो अडॉप्ट कर लें, उसको देख लें, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है. अच्छा, हमारी जनरल एजुकेशन में अगर हम बात करें, जैसे आपकी मास्टर्स की क्लास है या बीए की क्लास है, तो हमारा एक रवायती तरीका चलता आता है. वो क्या होता है कि क्लास में टीचर आती हैं, अपना पूरा लेक्चर डिलीवर किया और चली गई. ये तो अब हर टीचर ही ऐसे करेगी, आएंगी लेक्चर डिलीवर करेंगी, लेकिन उस जो लेक्चर वो डिलीवर कर रही हैं उसमें भी उनका स्टाइल होता है. कुछ टीचर्स आती हैं, आके वो बोर्ड यूज़ करती हैं. ऐसे ही है ना, क्योंकि हमारे जो अपना सेटअप है, हमारा जो पाकिस्तान में जब हमारा जो सेटअप है उसमें ऐसा तो नहीं होता कि हर क्लास में आपको पावर पॉइंट, हर क्लास में आपको वो जो है क्या मल्टीमीडिया यूज़ करने के लिए हर क्लास में आपको फैसिलिटेट तो नहीं किया जाता, आपको एड्स तो नहीं प्रोवाइड होते कि भाई हम अगर क्लास मास्टर की क्लास है तो उसको मैंने एनाटॉमी ऑफ द एयर पढ़ाना है, तो मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास वो कान का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास मल्टीमीडिया मौजूद हो जिस पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे के और मैं एक एक चीज़ पढ़ा दूँ. ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास उसके प्रॉपर जो है कार्ड्स या इस तरह की कोई पिक्चर्स मौजूद हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं बोर्ड यूज़ कर लूँगी. उसके लिए अपनी स्किल्स को यूज़ करें. आप उसमें अपनी ड्राइंग को यूज़ करें. आप उसको कान की एनाटॉमी को बोर्ड पे इतने अच्छे तरीके से बनाएं और उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें कि स्टूडेंट्स को बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े. ये वो टेक्निक्स होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं कि जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स पे. तो जो टीचर का रवैया और टीचर की प्रैक्टिस है ना, वो हमेशा स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हेंस करती है. कि अगर जो आप ये कह लें कि क्लास में टीचर वो शख्स है, वो इंसान है, या वो आप कह लें कि आइकन है जिसने लेकर पूरी क्लास को चलना है और पूरी क्लास में उसके कदमों पे कदम रखने हैं, उसको फॉलो करना है. तो ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है. तो जैसे कि बीइंग अ टीचर आपको एक आप इसको फील करें कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे. तो आप जब क्लास में जाएं, जब हम क्लास में जाते हैं तो हम उसको उतनी अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग, उतने अच्छे तरीके से अपने लेसन प्लान करते हैं, उतने अच्छे तरीके से हम उसमें मटेरियल डालते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम उसको प्रॉपर एक स्टेप्स के थ्रू हम उसके बच्चों को वो नॉलेज जो है बच्चों तक पहुंचा सकें, और उन्हीं स्टेप को जो हमने पढ़ाया हुआ है मद्देनज़र रखते हुए हम उनकी एवेल्यूएशन कर सकें. इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जी, की एलिमेंट्स. द 3 key elements of effective instruction might be grouped as follows: effective teacher frame of mind, effective teacher planning, effective teacher delivery. देखें, जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि जो टीचिंग एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और ये बहुत सेंसिटिव प्रोफेशन है. कुछ लोगों को लगता है कि भाई टीचर क्या, भाई जाना है पढ़ाना है और पढ़ा के आ जाना है.
बड़ा नॉलेज है आपके पास, बड़ा नॉलेज है आपके पास, लेकिन जब तक आप स्टूडेंट को उसके लेवल पे जाके नहीं पढ़ाएंगे, स्टूडेंट के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप स्टूडेंट को उसके लेवल पे जाके पढ़ाएं। आप वहाँ पे अगर अपनी डिग्रियाँ झाड़ेंगे ना, तो कभी भी वो कुछ स्टूडेंट्स जो बड़े माशाल्लाह शार्प बच्चे होते हैं, जो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो तो आप उसको कैरी कर लेंगे, आप उसको वो लर्न कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स उसको नहीं कर सकते, तो क्या हम उसको क्लास में से निकाल देंगे? जब भी हम अपना इंक्लूसिव का सेटअप प्रमोट करते हैं, या फिर हम अपना जनरल क्लासरूम में बैठे हुए हैं, या फिर स्पेशल क्लास की सेग्रीगेशन सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए इन तमाम, मैं ये नहीं कहती कि स्पेसिफिक आपको स्पेशल एजुकेशन में ही इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई जनरल एजुकेशन का टीचर है, तो उनके लिए भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस, और उनके लिए भी ये सारी जो है ये एलिमेंट्स उनके लिए भी हैं कि सबसे पहले टीचर जब अगर लेसन है एक, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैंने बच्चे को पढ़ाना है तितली का दौरे हयात फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने अपना सिलेबस देखा कि मेरा ये चैप्टर जो है यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने इसको पढ़ाना है। मैंने अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड तैयार किया कि जो मैंने अपने लिए कि मैंने इसको करवाना है, तो मैं इसको कैसे कैसे करवाऊँगी। मैं इसको बच्चे को, अब ये 4 स्टेप्स हैं कि जैसे तितली ने अंडा दिया, अंडे से वो लार्वा बना, लार्वे से प्यूपा बना, प्यूपा से वो दोबारा जो उसने अपने आप को कवर कर लिया और दोबारा वो एक छोटी सी तितली बन गई। ठीक है, बेबी तितली। जैसे कि बच्चों को तो मैंने जैसे बात की कि हम उनके लेवल पे जाकर पढ़ाएंगे ना, तो वो बड़ा फ्रेंडली और बड़ा वो खूबसूरती से उसको जो है लर्न करेंगे। ये तो मैंने अपने दिमाग में बना ली। अब मैंने उसकी प्लानिंग की। प्लानिंग में मैंने क्या किया कि मैंने देखना है कि भाई इसमें अब मैंने उन बच्चों तक मैंने कैसे क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें यूज़ करनी है। मैंने प्लानिंग में क्या कर लिया कि मैंने अपना एक तितली का मॉडल ले लिया। नहीं है मेरे पास, मैंने कागज़ से काट के तितली बना ली। मैंने कागज़ को काट के उसके एग्स बना लिए, उसका लार्वा बना लिया, कॉटन को जोड़ जोड़ के उसका लार्वा बना लिया, वो जो सूंडी सी होती है वो बना ली, कलरफुल बना ली, उसके आइज़ बना ली, उसके ऊपर छोटे छोटे उसके वो जो सर के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं वो बना लिए। उसके बाद मैंने उसका प्यूपा बना लिया। प्यूपा मैंने क्या किया, एक टहनी के साथ छोटा सा गुलाफ बना लिया, उसके अंदर उसको रख के उसी लार्वे को उसके अंदर रख दिया, छुपा लिया। छोटी सी तितली बना दी जिसमें मैंने कलर्स कर दिए, खूबसूरत कलर्स जो बच्चे खुश हो जाएं, अट्रैक्ट करें उसको। अब वो मैंने बना लिया। उसके बाद ये तो मेरी प्लानिंग हो गई। अब मैंने उसको जब डिलीवर करना है क्लास में, तो मैंने देखना है, ये भी मेरी प्लानिंग में शामिल होगा कि मैंने इसको डिलीवर कैसे करना है। डिलीवर क्या करना है कि मैं एक बड़ी सी तितली लगाऊं स्टूडेंट के सामने, उनसे कहूँ कि ये देखें, ये है बटरफ्लाई या ये है एक तितली, इसके रंग, तितली किस किस को अच्छी लगती है, इसके रंग किस किस को अच्छे लग रहे हैं, आपने तितली देखी हुई है। ये थोड़ा सा उनका प्रीवियस नॉलेज भी आ जाता है हमारे पास, और बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स इस बात को लेके बड़ा, मतलब वो जब आप तितली रखेंगे और उसके कलर्स के बारे में, और आप सिर्फ आप इमेजिन करें कि जब आप एक बड़ी सी तितली या कागज़ की कटी हुई खूबसूरत सी तितली उनके सामने रखेंगे, 7th 6th क्लास के बच्चों के सामने, चाहे वो जो HI के बच्चे आप कर लें, उनके सामने जब आप रखेंगे, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो देख के तो एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे। और आपको पता है उनको ये भी तजस्सुस होगा कि अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें टीचर क्या दिखाएंगी, इसके बाद हमारी जो टीचर हैं वो हमें क्या चीज़ बताएंगी। जब आपने उसको तितली दिखा ली ना, जब आप उससे पूछेंगे ना स्टूडेंट से कि ये क्या है, बच्चे आपको बताएंगे ये तितली, इसके कलर्स देखो, आप लोगों ने तितली देखी हुई है, वो आपको तरह तरह के आंसर करेंगे। मैंने तितली देखी, उसके ये रंग था, कोई कहेगा मैंने देखी, मैंने येलो कलर की देखी, कोई कहेगा मैंने रेड कलर की देखी, कोई कहेगा मैंने पकड़ी हुई है, मैंने पकड़ी थी, उसका हाथ, उसका रंग मेरे हाथों में आ गया था। इस तरह की वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आप बताएं उनको कि ये अंडे हैं, अंडे को फिर अंडे के बाद वो जो पत्ते पे रहता, पत्ता खाता, फिर उसके बाद वो लार्वा बन जाता, अंडे में से लार्वा निकलता, वो पत्ते खाता, खा के वो प्यूपा पे वो खुद को छुपा लेता, वो छुप जाता, वो अपने एक झिल्ली बना लेता साइडों पे। जब झिल्ली कुछ इतने इतने दिनों के बाद जब वो झिल्ली खुलती, तो उसके अंदर से एक बेबी तितली निकलती, छोटी सी तितली निकलती।
जब आप इस तरह की स्टोरी बना के और इस तरह की एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनको जब आप पढ़ाते हैं, उनकी आप यकीन करें कि उनकी इतनी अच्छी लर्निंग होती है और वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद आप उसकी वैल्यूएशन करके देखें, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बच्चों ने इतना इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चों को आपकी जो प्लानिंग होती है उसमें आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है बच्चे का। आपने सबसे पहले ये बात अपने ऑब्जेक्टिव्स में शामिल कर लेनी है कि ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपने ये अपने जहन में बना लें कि क्लास का इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। वो फिर आप बजाय इसके कि वो आपसे पूछें, वो खुद खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। हम इनको आगे जाते हैं डिटेल में थोड़ा। Effective teachers frame of mind. Most effective teachers approach the teaching learning task with the common set of intern, internalized views of the nature of the work that lies ahead. This frame of mind is considered by most professional educators as the foundation of effective teaching. Many individuals who seek to enter a teacher preparation program have already internalized a number of these views. These views includes teacher disposition. Effective teacher believe all children can learn, see learner as valued individual and respond to each individual child in different ways. While this emotions is grounded in liking children, it goes beyond it. Constructive views of student. Effective teachers believe that learners play an effective role in learning by making personal interpretations of their experiences. Thus, effective teacher believes good teaching involves help students develop their metacognitive powers, help students learn to think about their thinking, think about how they are learning. स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाती है कि वो ये सोचें कि वो क्या सोच रहे हैं। स्टूडेंट लर्न टू थिंक अबाउट देयर थिंकिंग। वो किसके बारे में सोच उनकी वो लर्न करते हैं कि जो उनके अपने बारे में कि वो क्या सोचते हैं। थिंक अबाउट हाउ दे आर लर्निंग, और वो ये सोचते हैं कि उनको कैसे सीखना है। जैसे कि मैंने क्लास में एक्टिविटी दे दी कि आप जो है विलेज का कॉन्सेप्ट दे दिया। मैंने स्टूडेंट्स को एक्टिविटी दी कि मैंने उनको छोटे छोटे फ्रेम दे दिए, छोटे छोटे मैंने उनको ये जो थर्मोकोल शीट होती है वो पकड़ा दी, और मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 बच्चे हैं, सातों को मैंने अलग अलग थर्मोकोल शीट दे दी, और साथ मैंने कुछ गाड़ियाँ, कुछ भैंसें, कुछ जो गधा गाड़ी है, कुछ मैंने ट्रेन, कोई हेलीकॉप्टर, मैंने मतलब जो टॉयज़ मेरे पास अवेलेबल हैं मैंने उनको उनके सामने रख दिया। पहले मैंने उनको पढ़ा दिया, जो मैंने उनको विलेज का एक कॉन्सेप्ट देना था वो दे चुकी हूँ। उसके बाद की इवैल्यूएशन की बात कर रही हूँ, मैंने उनके सामने रख दिया। अब मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग ऐसे करें कि इसमें से जो विलेज की चीज़ें हैं उनको उठा के तो इस पर पेस्ट करना शुरू कर दें। अब होगा ये कि मेरी इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने मेरी एवेल्यूएशन भी इसमें हो जाएगी और उनकी एक्टिविटी भी, उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने आ जाएगी। उन्होंने वो देखेंगे, हम ये नोट करेंगे कि उन्होंने विलेज के कॉन्सेप्ट को कैसे लिया। वो विलेज में उठा के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखना शुरू हो गए, वो विलेज में उठा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रखना शुरू हो गए, या उन्होंने वो छोटी छोटी दरख्त, उन्होंने ग्रीनरी, उन्होंने वो भैंस, वो गाय, वो जो मवेशी मैंने 1-2 मैंने मॉडल्स रखे थे वो उठा के रख रहे हैं। तो ये भी आपकी बड़ी खूबसूरत एक टेक्निक है बच्चे को पढ़ाने की, और वो उससे बहुत अच्छी उनकी लर्निंग भी होती है। और आपको पता है वो खुद भी इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी लर्निंग किस तरीके से होगी। एक्टिव टीचिंग।
Effective teachers believe that as a teacher must get directly involved in leading the class and personally overseeing learning activities. आपकी टीचिंग जो है उसको जितनी वो एक्टिव होगी उतने ही वो पावरफुल होगी। जितना आप जितने भी टीचर की इन्वॉल्वमेंट क्लास में होती है उतना ही स्टूडेंट उसको लर्न करता है और उनकी जो लर्निंग अचीवमेंट्स हैं वो इन्हेंस होती हैं। They have goal for their students that extend beyond completing the day-to-day lessons. Effective teachers believe their teaching matters. सेकेंड एलिमेंट है इसका अफेक्टिव टीचर प्लानिंग। एक तो उसने माइंड अपना बना लिया, एक माइंड उसने एक तैयार कर लिया अपना कि मैंने ऐसे ऐसे मैंने उसको करना है। अब देखते हैं कि वो टीचर प्लानिंग कैसे करता है। Most effective teachers engage extensive thinking about their lesson and program before they deliver them. The time spent in planning most often exceed the time spent in actual delivery. Elements of planning include specify learning intention or objective. Learning attention and or objectives. Cognitive domain. What do I want the learners to know? Psychomotor domain. What skill do I expect the learners to develop? Affective domain. What appreciations and dispositions do I want learners to develop? Match lessons to learner characteristics. Consider difficulty level of new material. Consider the students' prior knowledge. Consider the current interest of learners. लर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने सामने रख के अपनी प्लानिंग करनी है। उसमें हमने सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी लेवल देखना है जो हम नया मटेरियल उनको दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जैसे भी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी उसकी बटरफ्लाई की, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर मेरे पास तितली का दौरे हयात हमारा 5th क्लास में, मेरा ख्याल है साइंस में हमारा ये जो है ना वो एक है लेसन है। अगर हम उसको HI की क्लास में 5th क्लास में पढ़ाएंगे तो हमारा जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो और होगा। जब हम उसको लेके जाएंगे 7th में डिफ़िकल्टी लेवल और होगा। जब हम उसको लेके जाएंगे 10th में तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल और होगा। तो हमने इस बात को देखना है कि हमारे पास किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं और इनको हमने उसी मटेरियल को, उसी एक पॉइंट को किस लेवल पे कितना डिफ़िकल्ट करना है। और जैसे देखें आप हमारा जैसे वो है प्यासा कौवा, जनरल एजुकेशन में देखें कि 2 और 3 क्लास में प्यासा कौवा जो है वो इंक्लूड किया हुआ है उन्होंने। अब होता ये है कि 2 और 3 क्लास में 2-4 लाइनें होती हैं, उसके बाद आप 4 में जाएंगे तो वो और हो जाता है। वो प्यासा कौवा जो है वो वहाँ से लेके वो मैट्रिक तक आता है हमारे उर्दू बे के सिलेबस में है, तो वो वहाँ पे आता है और मैट्रिक तक वो होता है। लेकिन मैट्रिक में वो क्या होता है कि पूरा तकरीबन एक ऐसे टाइप बन चुका होता है, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो हम चेंज करते जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेशक उसका वही है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल चेंज करते जाते हैं। कंसीडर द स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भी देखना है कि जो मैं अगर बच्चे को तितली का दौरे हयात पढ़ा रही हूँ कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में पढ़ा रही हूँ, तो मैंने देखना है कि इसको पिछला इसके पास नॉलेज कितना है। उसके लिए जब आप लेसन प्लानिंग करते हो ना, जब आप लेसन प्लान करते हो तो उसमें जब हमने प्लानिंग करनी है तो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद अपना जब अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होती है वो बताने से पहले हम क्या करते हैं, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। उसमें हम अपने पढ़ाने वाले लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं कि जो बच्चा जो है उसको क्या, अगर मैं तितली पढ़ा रही हूँ, क्या बच्चों को तितली का कॉन्सेप्ट है? भाई मैं लाइफ साइकिल पढ़ा रही हूँ और बच्चे को यही नहीं पता कि तितली क्या चीज़ है। तो
पहले मेन चीज़ का कॉन्सेप्ट चेक करना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं। मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ 2 का टेबल, मुझे ये तो पता ही नहीं कि बच्चे के पास जो है ये बच्चे को काउंटिंग भी आती है कि नहीं। तो मैंने पहले उसका प्रीवियस नॉलेज चेक करना है कि पहले बच्चे के पास क्या है, हमारे स्टूडेंट के पास पहले कितना नॉलेज है, उसको हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। थर्ड ये है जी, कंसीडर द करंट इंटरेस्ट ऑफ लर्नर की करंट इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रखना है। सी है इफेक्टिव टीचर डिलीवरी। हम टीचर ने अपना एक माइंड मैप तैयार कर लिया, टीचर ने एक प्लानिंग बना ली। अब प्लानिंग करने के बाद अगला स्टेप आता है कि हमने उसको डिलीवर कैसे करना है अपनी क्लास में, अपने लर्नर्स के साथ उसको शेयर कैसे करना है। हैव एन ऑब्जेक्टिव। Having an objective for your lesson is not just important for you to know why you are teaching the lesson, but it's important for the students to know why they need to learn what you are teaching them. As you are planning for your lesson, think about what you need your student to know and what are they going to take away from your lesson. After you have figured this out, then you need to explain your objective to the students so they know why they need to learn what you are about to teach them. Try to offer real world examples if you can. कि जो आप ऑब्जेक्टिव आप ना हमेशा स्टूडेंट को जो हमारी हकीकत की ज़िंदगी है, हमारी जो दुनिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप एग्जाम्पल कोड करें जो रोज़मर्रा में हमारी आती है। जो भी आप एग्जांपल दें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो आप लेते हैं, वो स्टूडेंट के लिए एक तो समझना आसान होता है और उसको वो बहुत देर तक याद भी रख सकता है। मॉडल योर एक्सपेक्टेशंस। बिफोर यू बिगिन योर लेसन, make sure that you teach and model your expectations for the lesson. For example, if you were teaching a science experiment, the first thing that you would do is show the students how to properly use the material. You would also tell them the consequences of what would happen if they do not handle the material properly. देखें, आपने कोई एक्टिविटी करवानी है, अगर आपने बच्चे के हाथ में सीज़र देनी है तो आप उसको बता दें कि अगर आप इसको अपने हाथ पे रख के चलाएंगे तो आपका हाथ कट जाएगा। ये सारी चीज़ें आप उसको पहले बता दें। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, आप उससे कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, आप कोई भी परफॉर्मेंस उनसे करवा रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप उसके हाथ में दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक साइंस का अगर आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप जितने भी मटेरियल वहाँ पे यूज़ करें, उनको पहले बता दें कि अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको इसका सही यूज़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। बच्चे अपना हाथ काट लेते हैं, बच्चे एक दूसरे के बाल काट देते हैं। ये मेरे साथ एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ। क्लास में हम काम करवा रहे थे तो मेरे साथ एक को टीचर थी मेरी और मैं थी। तो HI की क्लास थी तो हम काम करवा रहे थे, 3-4 के बच्चे थे, कुछ कटिंग और पेस्टिंग का काम था। तो वो बच्चे ने शरारत से क्या किया कि करवा तो इंडिविजुअली रहे थे, लेकिन बच्चे ने शरारत से क्या किया कि साथ वाले बच्चे जो है ना उसके बाल काट दिए। 1 सेकंड लगा, हम पलट के मतलब देखने तक 1 सेकंड नज़र इधर की इधर गई और उसने उसको पकड़े और उसके बालों में कैंची चला दी। तो वो हालांकि पेपर सीज़र थी, वो इतनी शार्प नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा काटती, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की उसको नुकसान पहुंचाने की। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना सामने रख के तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करवाएंगे, ये बच्चों को थोड़ा गाइड करके। एक्टिवली इंगेज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को एक्टिवली इंगेज करें। चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग, कि बच्चों को जब हम काम करवाते हैं तो अगर हम पढ़ाते जाएंगे तो सीखेंगे नहीं, जब हम उनसे करवाएंगे तो उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। गेट योर स्टूडेंट इंगेज इन द लेसन बाय हैविंग देम पार्टेक इन हैंडल ऑन एक्टिविटी, उनको पार्टेक होता है यानी कि उनको पार्टिसिपेट करवाना उनका हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करें और टेक्नोलॉजीज़ लाइक अ एड और a whiteboard to enhance your lesson। टेक्नोलॉजीज़ का, एड्स का
जो आपके वी एड्स होते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स होते हैं, उनको यूज़ करें, वाइट बोर्ड को यूज़ करें, ताकि आपका लेसन जो है इन्हेंस हो जाए. कीप देयर माइंड्स एंड हैंड मूविंग एंड यू विल सी दैट इट विल हेल्प यू रीच योर लेसन्स ऑब्जेक्टिव. ये सारी चीज़ें आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में मदद देंगी. बी मोबाइल कि जब आप बच्चे को, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम काम करवा रहे थे तो उसने उसके बालों को कट करने की कोशिश की, अब बल्कि आलमोस्ट काट ही दिए जितने भी उसके हाथ आए. तो आप टीचर जब काम करवा रहा है तो वो बजाय इसके कि वो सामने खड़ा होकर ऑब्ज़र्व करे या किसी एक स्पेसिफिक एक जगह पे खड़ा होकर ऑब्ज़र्व करे, बेहतर यह है कि वो चलता फिरता रहे, कि वो एक मोबाइल बन जाए, मोबाइल यानी कि मूव करता रहे, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी किस्म की शरारत ना कर सकें और वो इंटरेस्ट भी रहे उनको अपनी एक्टिविटी में, और साथ साथ उनको एक्सप्लेन करता जाए, साथ साथ उनको बताता जाए, ताकि स्टूडेंट का जो है ना, जब आप उसको एक्टिविटी दे के आप इधर उधर हो जाएंगे या किसी और के काम करवाना शुरू हो जाएंगे ना, तो उसका जो अटेंशन है वो खुद ब खुद ही हट जाती है. तो ताकि स्टूडेंट जो है अटेंशनली अपना काम कर सकें. वाइल स्टूडेंट्स आर बिजी अप्लाइंग द स्किल्स दैट यू हैव टॉट देम, you need to be mobile and move around the classroom to make sure all students are keeping on track with what they are supposed to be doing. Take this time to answer any questions. Give the children who may be off a task a gentle reminder and scan the classroom to make sure all the going as planned. आप मेक श्योर ऑल इज़ गोइंग एज प्लान, के जो कुछ आपने प्लान किया है आपकी क्लास उसी प्लानिंग के हिसाब से चल रही है. इसको आप मेक श्योर करें. कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव बिहेवियर एंड हार्ड वर्क. कोई भी इंसान है ना, जब वो मेहनत करता है, इवन कि आप बच्चियाँ हो, आप घरों में खाना बनाते हो, तो आपकी कोशिश होती है आपके जो बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके दादा अबू हैं, जो भी बड़े आपके घर में हैं, वो आपकी तारीफ़ करें, वो आपको अप्रिशिएट करें या उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट्स दें. और वो जो पॉजिटिव बिहेवियर आपको मिलता है उससे आप क्या करते हो कि आप एक तो आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाता है. सेकंड ये होता है कि आप उस काम को और अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हो. आपको याद रहता है कि पिछली दफ़ा मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिले थे. तो जब आप क्लास में बच्चा काम कर रहा है तो उसका भी सेम ये होता है कि अगर कोई बच्चा मेहनत से लगन से काम कर रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्स दें, उसको स्माइल दें, उसको स्टार दें, उसको रीइंफोर्स करें. वो जो चीज़ें हैं वो उसकी लर्निंग को मज़ीद 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 बेहतर करती हैं, उसकी लर्निंग इन्हेंस होती है. When you see a student paying attention, working hard and doing what they are supposed to be doing to meet your goal, compliment them. Make sure that all students see you doing this, so they will understand why you are pleased, and in turn try to meet your objectives for the lesson in a positive way as well. Thank you so much. उम्मीद करती हूँ कि आज के लेसन के आपको समझ आ जाएगी. फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो किसी स्लाइड पे या किसी कॉन्सेप्ट पे, तो आप मेरे गूगल क्लासरूम में मैसेज करके या मुझे पर्सनली आप अप्रोच करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं. जज़ाकल्लाह.